माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पुराने वीडियो में बेस थ्योरम के कंसेप्ट को देखा और समझा है। बहुत से बच्चों का डाउट्स आ रहा है कि सर इस पर और कुछ प्रॉब्लम्स बनाया जाए। कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट्स आए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये जो बेस थ्योरम है अभी हमारे जैक बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 28 में जनरली देखा जाता है। 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों, पुराना जो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न था उसमें भी बेस थ्योरम से 6 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते थे और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हर जगह पूछा जाने वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बच्चों। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन के द्वारा इसके कंसेप्ट को और डेप्थ में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द सम डाउट्स ऑफ बेस theorem. So today we are going to discuss problems based on Bayes theorem. आज हम लोग Bayes theorem पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, उसको देखेंगे। आइए, जैक बोर्ड में 2018 कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 28 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 12 के मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 21 में ये क्वेश्चन हूबहू दिया हुआ है। अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसको रेड कलर में लिख दिया गया है। बच्चों, ये आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो रेड कलर में लिखा गया है इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यहां क्वेश्चन को समझाने के लिए ओन वर्ड्स में, अपने शब्दों में क्वेश्चन को लिख दिया गया है। तो क्या गिवन है हमारे पास? गिवन अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। ये दिया गया है कि एक आदमी सत्य बोलता है 4 बार। यदि बोलता है तो उसमें से 3 बार वो सत्य बोलता है। गिवन अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, कि 4 में से 3 बार वो सत्य बोलता है। तो सत्य बोलने का प्रोबेबिलिटी, ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी हो गया 3/4 और 4 में से 1 बार, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली वो फॉल्स बोलता है। सो असत्य या फॉल्स बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/4। आगे क्वेश्चन दिया है कि ही थ्रोज अ डाई, वो एक डाई को थ्रो करता है आदमी, एंड रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट करता है कि दैट इट इज अ 6, और वो रिपोर्ट आकर करता है, वो बताता है कि उसको 6 आया है। He throws a die and reports that it is a 6, और वो रिपोर्ट करता है कि 6 आया है। Then we have to find the probability, तब हम लोगों को पता लगाना, then we have to find the probability, हम लोगों को probability पता लगाना है that it is actually 6, कि उसे वास्तव में 6 ही आया था। इस बात की सत्यता हमको पता लगाना है, इस बात की probability हमको पता लगाना है कि इसकी कितनी संभावना है। तो आइए बच्चों, जो हम लोग डाई को थ्रो कर रहे हैं उसको हम लोग, उस सैंपल स्पेस को हम लोग पार्टीशन करते हैं। ये हमारा सैंपल स्पेस रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाया गया समझाने के लिए। ये भी एग्जाम में बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके क्लियर कंसेप्ट के लिए ये सैंपल स्पेस के रूप में दिखाया गया है। इस सैंपल स्पेस को 2 टुकड़ा करते हैं, पार्टीशन करते हैं E1 एंड E2। अब क्वेश्चन आता है E1 E2 कितने टुकड़े होंगे? तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। किसी किसी क्वेश्चन में E1 E2, किसी में 3 तक, ज्यादातर क्वेश्चन में E1 E2 या E3 तक रहता है। कभी कभी E4 भी देखा गया है सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह में, या मैक्सिमम 3 ही तक देखा जाता है। तो अब आइए कि हम लोग यहां पर सैंपल स्पेस का E1 पार्टीशन क्या करेंगे, उसको कहां से पकड़ेंगे, कैसे हम लोग समझेंगे। तो आप जो भी क्वेश्चन बेस थ्योरम का रहेगा उसमें सबसे लास्ट का आप लाइन देखेंगे कि वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रायिकता निकालना है, दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो यहां देखिए अंडरलाइन कर दिए समझाने के लिए, इट इज एक्चुअली अ 6, यही हमारा E1 इवेंट होगा। कि E1 इक्वल टू इवेंट दैट, वो घटना है, इवेंट दैट व्हेन अ मैन थ्रोज अ डाई, जब आदमी एक डाई को थ्रो करता है, इट इज एक्चुअली अ 6, और उसको वास्तव में 6 आता है। एक आदमी डाई को थ्रो करता है और उसको वास्तव में 6 आता है। तो 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? P1, फेवरेबल इवेंट 6, टोटल 1 ही होता है, और सैंपल स्पेस कितने हो गए? 6,
ये क्लास 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 6 आने की प्रायिकता क्या होती है, सैंपल स्पेस 6 और फेवरेबल इवेंट 1, तो P1 का वैल्यू 1/6। ये एक पार्टीशन हुआ। अब दूसरा पार्ट हम लोग, दूसरा टुकड़ा क्या करेंगे हम लोग, E2 मानते हैं इवेंट दैट व्हेन अ मैन थ्रोज अ डाई, जब एक आदमी डाई को थ्रो करता है, इट इज नॉट अ 6, उसको 6 नहीं आता है। ओके, 6 नहीं आता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 6 नहीं आता है, इसके फेवरेबल इवेंट P2 क्या हो जाएंगे, उसको या तो 1 आता है, 2, 3, 4 या 5 आता है। तो फेवरेबल इवेंट उसके लिए हो गया 5 और सैंपल स्पेस हो गया 6, तो 5/6 हो गया उसकी प्रायिकता। ये P1 का वैल्यू 1/6, P2 का वैल्यू 5/6, ये ऑलरेडी क्लास 10th में हम लोग पढ़े। यहाँ कोई भी हायर क्लासेस का कंसेप्ट यहाँ पर अभी नहीं आया है। E1 इक्वल टू इवेंट, E1 इक्वल टू इवेंट माने कि व्हेन अ मैन थ्रोज डाई, एक आदमी डाई थ्रो करता है और उसको वास्तव में 6 आता है, इट इज एक्चुअली 6, तो उसका प्रायिकता हो गया P1 का वैल्यू 1/6। और E2 माने कि इवेंट दैट व्हेन अ मैन थ्रोज अ डाई, इट इज नॉट अ 6, कि जब आदमी डाई को थ्रो करता है तो उसको 6 नहीं आता है, इस बात की प्रायिकता होगी 5/6, ये P2 हो गया। तो इस तरह से सैंपल स्पेस के दो टुकड़े हो गए, E1 E2, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पार्टीशन हो गया। पार्टीशन इस तरह से कि इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, और ये एग्जॉस्टिव है क्योंकि इनको मिला दिया जाए तो सैंपल स्पेस कंप्लीट तैयार हो जाएगा। अब आइए बच्चों, एक इवेंट ए मानेंगे हम लोग। इवेंट ए कहां से मानेंगे, तो जहां को प्रायिकता निकाला उसके जस्ट पहले वाले लाइन में जाएंगे। उसके पहले वाले लाइन में देखिए क्या लिखा है, ही थ्रोज अ डाई, तो वह एक डाई थ्रो करता है एंड रिपोर्ट्स करता है कि दैट इट इज अ 6, वो डाई थ्रो करता है और रिपोर्ट करता है कि उसको 6 आया है। तो जहां हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है उसे जस्ट पहले वाले लाइन में ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट, और वो रिपोर्ट करता है कि इट इज अ 6, देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसी को हम लोग मान लेंगे इवेंट ए। इसी पार्टीशन से संबंधित रिलेटेड एक इवेंट ए मान लीजिए कि ए इक्वल टू इवेंट दैट व्हेन अ मैन थ्रोज अ डाई, जब एक आदमी डाई को थ्रो करता है एंड रिपोर्ट करता है दैट इट इज अ 6, और वो रिपोर्ट करता है कि उसको 6 आया है, उसको मान लीजिए इवेंट ए। अब आइए बच्चों, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when E1 is already occurred, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले E1 घटना ऑलरेडी घट चुका है। तो क्या घटना घट चुका है कि आदमी एक डाई को थ्रो करता है और उसको 6 आता है, ये पहले ऑलरेडी E1 घट चुका है। ओके, उसके बाद वो आदमी ए क्या करता है, वो आदमी रिपोर्ट करता है कि उसको 6 आया है, वो हो गया इवेंट ए। इसका मतलब है कि उसको वो आदमी क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट मैन इज स्पीकिंग ट्रूथ। P A/E1 का मीनिंग को हम लोग समझे बच्चों। A/E1 ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया यहाँ पर कि E1 घटना पहले से घट चुका है। E1 घटना घट चुका है का मतलब आदमी एक डाई को थ्रो करता है और उसको 6 आ चुका है, ये घट चुका है। उसके बाद इवेंट ए, उसके बाद आदमी क्या करता है कि रिपोर्ट करता है कि उसको 6 आया है, ये हो गया ए। तो P A/E1 का मतलब वो आदमी क्या कर रहा है, सत्य बोल रहा है, क्योंकि पहले E1 इवेंट हो गया, उसको 6 आ चुका है और उसके बाद वो रिपोर्ट भी करता है कि वो उसको 6 प्राप्त हुआ है। तो 6 सत्य बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट मैन इज स्पीकिंग ट्रूथ, कि आदमी सत्य बोल रहा है। तो क्वेश्चन के प्रारंभ में दिया गया है कि 4 बार यदि आदमी बोलता है तो उसमें से 3 बार वो सत्य बोलता है। तो P A/E1 का वैल्यू है 3/4। अब आइए P A/E2। अब A/E2 का मतलब इस बार E2 घटना हो चुका है। E2 घटना होने का मतलब आदमी डाई को थ्रो करता है और उसको 6 नहीं आता है, ये पहले घट चुका है। तो 6 उसको नहीं आया, उसके बाद A होने का, उसके बाद वो आदमी A रिपोर्ट करता है कि उसको 6 आया है। इसका मतलब है आदमी झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट मैन इज टेलिंग लाई, आदमी झूठ बोलता है। तो 4 में से 3 बार सत्य बोल रहा है, इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली एक बार वो झूठ बोल रहा है। इस बात की प्रोबेबिलिटी, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 होगी। अब बच्चों हम लोग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं। पीए निकालना हो यदि आपको, पीए तो ए का कुछ पार्ट E1 में कॉमन है, ए का कुछ पार्ट E2 में कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं P E1 इंटरसेक्शन है प्लस P E2 इंटरसेक्शन है। ये दोनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट 0 हो गया।
अब हम लोग लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन से P1 इंटरसेक्शन ए को क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू पी ए बाई वन, प्लस उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं P2 इंटरसेक्शन ए को P2 इंटू पी ए बाई E2 लिख सकते हैं। अब यहां सभी वैल्यू को लिख दे, P1 का वैल्यू 1/6 इंटू पी ए बाई E1 का वैल्यू 3/4 प्लस P2 का वैल्यू 5/6 इंटू पी ए बाई E2 का वैल्यू 1/4। इनको सॉल्व कर दें। इन दोनों में देखिए 1/6 इंटू 4 दोनों में कॉमन है, तो दोनों जगह से कॉमन निकाले। पहले में छूट गया 3 और दूसरे में छूट गया 5। 6 4 जा 24 और ऊपर में 3 प्लस 5 हो गया 8। तो 8/24 हो गया पीए का प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो गया पीए वो हो गया हमारा 8/24। अब आइए हमारा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या बोलता है, P(E1) बाई ए इज इक्वल टू क्या करना है आपको, P(E1) लिखना है पहले इंटू फिर Pa/E1, इसी का उल्टा लिखना है Pa/E1। और इसी चीज को सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना है, प्लस E1 के साथ जो हुआ वही चीज आपको E2 के साथ भी होना चाहिए, P(E2) इंटू Pa/E2। ये डिटेल्ड फॉर्म हो गया। बच्चों इसको जरूर लिखेंगे क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स या अदर बोर्ड्स में भी इस फॉर्मूले पर मार्क्स अलॉटेड होता है। स्टेप मार्किंग में ये फॉर्मूला आप सही लिखे तो आपको इस पर मार्क्स मिलेंगे बच्चों, इसलिए फॉर्मूला को जरूर लिखेंगे। और ये बेस थ्योरम के हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको आवश्यकता पड़ेगी ही। हाँ, ये हो सकता है कि पार्टीशन 2 से ज्यादा किए, 3 टुकड़ा कर दिए तो अगला हो जाएगा P(E3) इंटू Pa/E3। लेकिन ये फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे क्योंकि इसमें मार्क्स स्टेप मार्किंग में दिया हुआ होता है। अब नीचे वाले पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। से नीचे वाले पार्ट को हम लोग पीए। यदि कोई बच्चा अलग से पीए को निकाल चुका है, इस तरह से सॉल्व डिटेल में कर चुका है, तो डायरेक्ट यहां पर इसको ना लिखकर वो डायरेक्ट पीए का इस्तेमाल कर सकता है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। और यदि वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को याद नहीं रखना चाह रहा है, तो फिर उसको ये सारे चीज को डिटेल में फिर से लिखना होगा। P1 का वैल्यू 1/6, Pa/E2 का वैल्यू 3/4 प्लस P2 का वैल्यू 5/6 इंटू Pa/E2 का वैल्यू 1/4 और ऊपर में उसी तरह से P(E1) का वैल्यू 1/6, Pa/E1 का वैल्यू 3/4। अब ऊपर में सॉल्व किए तो 3/24। नीचे वाले को अभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए हैं, ये आया 8/24। 24 कैंसिल, तो 3/8 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो आप देखिए कितने आसानी से 6 मार्क्स को आप प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। ओके, आइए बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन बनाते हैं बेस थ्योरम पर ही बेस्ड। ये आपको 2019 जैक बोर्ड में कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 में। और क्वेश्चन नंबर 28 कितने मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का। अगेन क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को मैंने अपने ओन वर्ड्स में गिवन के रूप में यहां पर लिख दिया है, रेड इंक में लिख दिया है। ये आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए यहां पर क्वेश्चन समझाने के लिए आपको रेड इंक में क्वेश्चन को ओन वर्ड्स में लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है भाई, तो क्वेश्चन को एज ए गिवन हम लोग लिख दिए। गिवन है दैट 1 कार्ड इज मिसिंग आउट ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से एक कार्ड मिसिंग हो रहा है, एक कार्ड भुला गया है, खो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, अब रिमेनिंग कितने बच गए, 52 में से एक लॉस कर गया, खो गया, तो बच गया 51। अब 51 कार्ड में से फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, 51 कार्ड में से 1 कार्ड इज ड्रॉन, 51 में से एक कार्ड निकाला गया, 1 कार्ड इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी रेड। और वो जो कार्ड निकाला गया वो पाया गया कि वो कार्ड कैसा है, रेड है। देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फिर अगेन हमको यहां निकालना, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हम लोग को प्रायिकता निकाली, क्या, किस बात का, दैट द मिसिंग कार्ड इज रेड, कि जो कार्ड खोया हुआ था, एक कार्ड जो शुरू में खो गया, वह कार्ड मेरा रेड कलर का कार्ड खोया है, इसकी प्रायिकता निकालिए। अगेन बच्चों सैंपल स्पेस 52 कार्ड्स का है, इसका हम लोग पार्टीशन E1 E2 में करते हैं, E3 में जितना भी पॉसिबल है। अब सबसे पहले E1 E2 E3 क्या होगा, तो उसको क्वेश्चन को पकड़ने का पैटर्न है, एक ट्रिक है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। जहां प्रोबेबिलिटी लिखा है, प्रोबेबिलिटी दैट, उसके आगे का क्वेश्चन को पकड़िए यहां से, द मिसिंग कार्ड इज रेड, यही इवेंट होगा हमारा E1। E1 इक्वल टू मान लीजिए इवेंट दैट द मिसिंग कार्ड इज रेड, इसको मान लीजिए एक टुकड़ा किया हम लोग E1,
अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, E2। E2 होगा इवेंट दैट द मिसिंग कार्ड इज नॉट रेड, रेड नहीं हो। तो रेड नहीं हो तो कार्ड दो ही तरह के होंगे, रेड होंगे नहीं तो ब्लैक, दैट इज अर्थात ब्लैक। तो E2 माने इवेंट दैट द मिसिंग कार्ड इज नॉट रेड, जो मिसिंग कार्ड जो है वो रेड नहीं है, दैट इज वो ब्लैक कार्ड है, जो मिस किया हुआ कार्ड वो ब्लैक है। तो बच्चों P1, आइए क्लास 10 का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। P1 का मतलब एक कार्ड जो मिस हुआ वह कार्ड रेड कार्ड मिस हुआ, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यदि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो 26 रेड कार्ड होते हैं, उसमें से एक कार्ड कोई भी कार्ड मिस कर सकता है, उसमें से एक का सिलेक्शन करना है, तो 26C1 फेवरेबल इवेंट हो गया। डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस 52 में से कोई एक कार्ड आपका मिस कर सकता था, सैंपल स्पेस हो गया 52C1। जैसा कि आपको पता है NC1 का वैल्यू होता है, सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आता है N। तो बच्चे जहां पर क्लास 10th में जिनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट नहीं है वो यहां पर इसको ना इस्तेमाल करके डायरेक्ट कि वन कार्ड मिस किया और मिस करने वाला कार्ड रेड कार्ड होगा, इस बात की प्रायिकता क्या है। तो मिस करने वाला कार्ड रेड कार्ड होगा, फेवरेबल इवेंट हो गया 26, सैंपल स्पेस हो गया 52, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, वैल्यू आ गया 1/2। उसी प्रकार से P2 जो लॉस कार्ड है वो रेड नहीं है, अर्थात वो ब्लैक है। तो फिर अगेन ब्लैक कार्ड होते हैं 26 में कोई भी एक ब्लैक सेलेक्ट हो सकता है, फेवरेबल इवेंट हो गया, डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस हो गया 52C1, इसी को सिंप्लीफाई करके 26/52 सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। बच्चों तो ये दो टुकड़े में हमने सैंपल स्पेस को बांट दिया, E1 बांट दिया यहां से द मिसिंग कार्ड इज रेड, दूसरा E2 मान लिया कि मिसिंग कार्ड इज नॉट रेड, दैट इज ब्लैक। E1 E2 हो गया। अब इवेंट ए, इसी से रिलेटेड इसी से संबंधित एक इवेंट ए मानना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इवेंट ए किसको मानेंगे, तो जस्ट ये जो प्रोबेबिलिटी निकालना उससे जस्ट पहले वाले लाइन में चले जाएं और वहां जो इवेंट दिया, वहां जो घटना घट रही है उसको मान लें आप ए, जो कि इसी से संबंधित है। तो आइए यहाँ इवेंट ए क्या है हमारा, इवेंट ए है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, जो 51 कार्ड बचे हैं, वन कार्ड इज ड्रॉन, उसमें से एक कार्ड निकाला गया, एंड इज फाउंड टू बी रेड, और वो पाया गया कि वो जो 51 में से जो कार्ड निकाले वो कार्ड आपका रेड है। जो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसी से जस्ट पहले वाले लाइन में जो लिखा हुआ है उसी को इवेंट ए मान ली। इवेंट दैट, यहां से देखिए फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी रेड, और उसको पाया गया कि वो जो रिमेनिंग कार्ड में से निकाला गया वो कार्ड कैसा निकला, रेड। 51 में से जो एक कार्ड निकाला गया वो कार्ड रेड है, इसको मान लिया इवेंट ए, इसी से संबंधित। बच्चों P(A)/E1 का मतलब क्या हुआ, इवन घटना हो गया। इवन घटना होने का मतलब जो एक कार्ड मिस हुआ, जो कार्ड भुलाया वो रेड कार्ड भुला चुका है। उसके बाद ए होने का मतलब उसके बाद जो बचे हुए 51 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया वह कार्ड रेड निकलेगा, उसकी प्रायिकता है P(A)/E1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास एक कार्ड जब मिस कर गया तो बचे कितने कार्ड, 51। सैंपल स्पेस क्या होगा, 51 में से कोई एक कार्ड निकल सकता है, 51C1। फेवरेबल इवेंट क्या होंगे, हमको रेड कार्ड ही निकालना है। जो रिमेनिंग कार्ड बचे हुए 51 कार्ड है उसमें से जो कार्ड निकाला जाए वो हमको रेड ही चाहिए। तो हमारे पास रेड बचे हैं 25, उसमें से कोई एक रेड आ सकता है 25C1। इसको सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू 25/51। अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P(A)/E2, मतलब E2 पहले घटना घट चुका है, अर्थात जो मिस करने वाला कार्ड है, भुलाने वाला, खोने वाला जो कार्ड है वह कार्ड मेरा क्या खोया है, ब्लैक कलर का कार्ड खोया है। तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, एक कार्ड खो चुका है तो 51 बचा हुआ है रिमेनिंग कार्ड्स, उस 51 में से कोई भी आ सकता है 51C1। फेवरेबल इवेंट क्या होंगे, क्योंकि हमको रेड कार्ड ही आना चाहिए, तो रेड कार्ड खोया हुआ कार्ड मेरा ब्लैक कार्ड है। तो अभी भी हमारे पास 26 रेड कार्ड बचे हुए, 26 में से कोई भी रेड कार्ड आ सकता है एक, तो फेवरेबल इवेंट हो गया 26C1। सिंप्लीफाई करने से 26/51। बच्चों अब क्वेश्चन को हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जल्द बनाने के लिए, शॉर्टकट में बनाने के लिए, समय बचाने के लिए अब हम लोग चाहें तो हम लोग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं भी लिखते हैं, नीचे वाला पार्ट को पीए अलग से नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकाल रहे, जरा समझेंगे, थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई, कॉमन निकालना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, तो थोड़ा समय लगता है।
अगर आप चाहें तो इस समय को आप बचा सकते हैं। आप इस सेंटेंस को यहां चाहें तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस को यहां से हटा सकते हैं, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में किया है। ये पूरे चीज को मैंने हटा दिया, क्योंकि बेस थ्योरम से जस्ट पहले का टॉपिक है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और इसको मैंने यहां से हटा दिया। तो हटा दिया तो आप डायरेक्ट चाहो तो बेस थ्योरम को इस्तेमाल करो। बाय बेस थ्योरम हम लोग को पूछा क्या गया है कि पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी निकाली, पी फॉर प्रोबेबिलिटी निकाली किसका, मिसिंग कार्ड इज रेड, इवन का मिसिंग कार्ड इज रेड, इसका प्रोबेबिलिटी निकाली। और गिवन क्या है, इससे पहले वाला घटना क्या दिया हुआ कि फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो बचे हुए 51 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, वो कार्ड कैसा निकले, रेड निकले। ये हमारा गिवन हो गया। तो इसकी प्रायिकता निकालना बाय बेस थ्योरम, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पी इवन इंटू पी ए बाई इवन। सेम चीज को यहां लिखना है, पी इवन इंटू पी ए बाई इवन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू। अब सारे वैल्यूज को लिख दीजिए। पी इवन का वैल्यू 1/2, पी ए बाई इवन का वैल्यू 25/51। सेम वैल्यू को यहां कॉपी कीजिए, 1/2 इंटू 25/51 प्लस अब पी ई टू का वैल्यू 1/2 इंटू पी ए बाई टू का वैल्यू 26/51। अब आप देखिए ऊपर में हम 1/2 इंटू 51 को कॉमन निकाल लिए, ऊपर में रह गया 25, नीचे में भी 1/2 इंटू 51 दोनों में से कॉमन निकाल लिए। फर्स्ट में 25 और सेकंड में 26 छूट गया। अब इसको कैंसिल कर दे पूरे को, ऊपर में आ गया 25, नीचे में आ गया, दोनों को ऐड कर दे 51। तो बच्चों देखिए कितना आसानी से आप थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को नहीं भी आप लिखना चाहते तो और भी समय को बचा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या बोर्ड एग्जाम में भी लिखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। आपको फुल 6 मार्क्स प्राप्त होंगे और आपका कम से कम समय में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, आइए बच्चों हम लोग एक और बेस थ्योरम का प्रॉब्लम को बनाते हैं। ये पूछा गया इसी ईयर 2020 जैक बोर्ड में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को ओन वर्ड्स में एज ए गिवन लिख दिया गया। इसको बोर्ड एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है कि गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट अ बैग ए कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसका नाम ए है, उसमें 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल्स है। यहां याद रखेंगे 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स है बैग ए में, ये दिया हुआ है। वाइल अनदर बैग, एक दूसरा बैग भी है, बच्चों दूसरा क्या दिया गया है, वाइल अनदर बैग बी, एक दूसरा बैग उसका नाम है बी। इस बैग बी में क्या है, कंटेन्स, इसमें 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स इसमें दिए गए हैं। एक बैग ए में 2 रेड और 3 ब्लैक, बैग बी में दिया गया 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स दिए गए। अब 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अपने मन से एक बॉल ड्रॉन किया गया, निकाला गया फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, किसी भी बैग में से एक बॉल निकाला गया एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और वो जो बॉल निकाला गया वो पाया गया कि बॉल कैसा है, रेड कलर का है। देन वी हैव टू फाइंड, तब हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमको पता लगाना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी, ये जो बॉल निकाला गया, रेड बॉल जो निकाला गया वो बैग बी से निकाला गया था, इसकी प्रायिकता निकालिए। आइए बच्चों अगेन यहां हम लोग सैंपल स्पेस एस इसका पार्टीशन करते हैं। अब रह गया कंसेप्ट की क्या क्या पार्टीशन होगा। पहला पार्टीशन इवन, पार्टीशन इवन क्या लेंगे, तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी से निकाली, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, यहां से इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, इसी को मानेंगे इवन। इवन इक्वल टू इवेंट दैट 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, एक बॉल निकाला गया वो बैग बी से निकाला गया। तो टोटल बैग की संख्या है 2, उसमें से बैग बी को आपने सेलेक्ट किया तो बैग बी के फेवर में 1, तो प्रोबेबिलिटी इस बात की हो गई 1/2। 2 बैग में से एक बैग बी सेलेक्ट हुआ तो बैग बी के फेवरेबल इवेंट हो गया 1, और डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस हो गए 2, क्योंकि 2 ही बैग है, बैग ए और बैग बी। दूसरा E2 क्या होगा, इवेंट दैट 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, एक बॉल जो निकाला गया वो बैग ए से निकाला गया, तो बैग ए को सेलेक्ट करने का जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, P2 1/2। अब इन
अब इससे संबंधित, इस पार्टीशन से संबंधित एक हमको इवेंट ए मानना है। इवेंट ए के लिए हमने कंसेप्ट बताया है कि आप वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी से जस्ट पहले वाले लाइन में जाएं और वहां से इवेंट ए को निकालें। तो देखिए इवेंट ए यहां से निकलेगा, वन बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाला गया एट रैंडम, अपने मन से, फ्रॉम वन ऑफ द बैग, किसी भी एक बैग से, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और वह पाया गया कि रेड है। इसी को मान लिए इवेंट ए। ए इक्वल टू इवेंट दैट, अब देखिए कॉपी किया हुआ है, ए इक्वल टू इवेंट दैट one ball is drawn at random, one ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red, और यह पाया गया कि वो रेड है। तो इवेंट ए हम लोगों ने इससे संबंधित मान लिया। अब पी ए बाई इवन हमको निकालना है। अब ए बाई इवन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इवन इवेंट पहले हो चुका है। क्या हो चुका है भाई? कि बैग बी का सिलेक्शन पहले से हो चुका है। ओके, बैग बी का सिलेक्शन हो गया है, तो उसके बाद इवेंट ए क्या है? तो इवेंट ए है कि जब बैग बी का सिलेक्शन हो गया तो इवेंट ए है उसके बाद कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, कि वन बॉल जो निकाला जाएगा और वो बॉल कैसा पाया जाएगा? वो बॉल पाया जाएगा रेड। ओके, तो बैग बी का जब सिलेक्शन हो गया तो बैग बी में क्या है भाई? बैग बी में रेड कितने हैं? 3। फेवरेबल इवेंट हो गया 3, और सैंपल स्पेस कितना हो गया? 3 + 4, 3 रेड + 4, टोटल हो गए 7। तो पी ए बाई इवन का मतलब हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि इवन इवेंट पहले घट चुका है, मतलब बैग बी का सिलेक्शन पहले हो चुका है, उसके बाद उसमें से रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, यह कहलाएगा पी ए बाई इवन। तो बैग बी का सिलेक्शन हो गया, उसमें से रेड आने का, तो रेड तो है 3, और बैग बी में टोटल बॉल्स की संख्या कितना हो गया? 3 + 4, 3 रेड और 4 ब्लैक्स, तो 3/7 हो गया पी ए बाई इवन का वैल्यू। सेम उसी तरीका से पी ए बाई ई टू निकाली। इस बार ई टू पहले होगा। ई टू का मतलब जो बैग का सिलेक्शन हुआ वो कौन सा बैग का हुआ? बैग ए का सिलेक्शन हो चुका है। ओके, बैग ए का जब सिलेक्शन हो गया उसमें रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, तो बैग ए में रेड कितने हैं? 2, और सैंपल स्पेस कितने? 2 रेड एंड 3 ब्लैक, 2 + 3 5, तो पी ए बाई टू का वैल्यू हो गया 2/5। अब हम लोग यहां पर बेस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। बाय बेस थ्योरम लिखिए, इस पर मार्क्स है आपका। पी इवन बाई ए लिखना है। इसको याद रखने के लिए तरीका, पहले ऊपर इवन लिखे, तो पी इवन लिखिए इंटू पी ए बाई इवन डिवाइडेड बाई, सेम चीज को लिख दीजिए, प्लस अब ये जो इवन के साथ हुआ उसी तरह से ई टू के साथ पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू। यदि पार्टीशन 2 से ज्यादा टुकड़ा में होगा तो आगे फॉर्मूला हो जाएगा पी ई थ्री इंटू पी ए बाई ई थ्री, उससे भी ज्यादा होगा एंड सो ऑन। ओके, बट एग्जाम में जनरली मैक्सिमम 3 इवेंट तक ही रहता है। कभी कभी एक आध प्रॉब्लम देखा गया 4 इवेंट का, तो ज्यादातर 2 या 3 का पूछा जाता है। अब हमको निकालना क्या है? तो देखिए क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमको प्रोबेबिलिटी पता लगाना है, प्रायिकता पता लगाना है। किसका? कि इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, कि बैग बी से ड्रॉन हुआ था, तो बैग बी से ड्रॉन हुआ, उसको कौन सा इवेंट माने? इवन इवेंट। इसी का प्रायिकता निकाला। प्रायिकता निकाली किसका? इवन का प्रायिकता निकाली। लेकिन गिवन क्या है कि ठीक है बैग बी से निकाला गया, गिवन ये है कि गिवन ए आपका इवेंट क्या है? गिवन है कि इवेंट दैट वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, कि 1 बॉल निकाला गया बैग से और वह पाया गया रेड। अब सेंटेंस में देखिए हमको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये इवन लिख दिए, और उससे पहले इसके लिए क्या गिवन? उसके पहले वाले सेंटेंस में जो था ये गिवन है हमारे पास 1 बॉल इज ड्रॉन, ये गिवन है हमारे पास 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। तो इसको निकालना है हमको, पी इवन बाई ए को निकालना है। बच्चों समझे आपने? पी इवन कहां से निकालेंगे? यहां दिया हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, उसको हम लोग लिख दिए। और इसके लिए क्या गिवन है? तो उससे जस्ट पहले वाले सेंटेंस में ये जो दिया हुआ गिवन है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल किया, वैल्यू रखिए पी इवन का वैल्यू 1/2 इंटू ए बाई इवन का वैल्यू यहां पर 3/7, सेम चीज को यहां नीचे कॉपी कीजिए, प्लस ई टू का वैल्यू फिर से 1/2 इंटू पी ए बाई टू का वैल्यू 2/5। ऊपर में देखिए, ऊपर में वैल्यू हो गया 3/,
देखिए 1/2 कॉमन निकालिए, ऊपर से 1/2 इंटू 3/7 एज इट इज, नीचे में दोनों में से 1/2 कॉमन निकालिए, पहले में 3/7 छूट गया और प्लस दूसरे में 2/5, दोनों में देखिए 1/2 है तो 1/2 को आप कैंसिल कर दे, ऊपर में रह गया न्यूमरेटर में 3/7, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले ले, 7 और 5 का एलसीएम हो गया 35, 35 को 7 से डिवाइड किए तो 7 5 का 35, 5 इंटू 3 15 प्लस 35 को 5 से डिवाइड किया 5 7 जा 35, 7 इंटू 2 14 हो गया, तो वैल्यू आ गया 3/7 इंटू ये उल्टा हो गया जस्ट 35/29। अब 7 से 25 को कैंसिल कर दे, 7 5 जा 35 और 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाई 29। ये हो गया आपका आंसर। किस बात की प्रायिकता? ये हो गया प्रोबेबिलिटी निकल गया, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। और इसके लिए क्या गिवन था? इसे जस्ट पहले वाले लाइन में गिवन था इवेंट ए कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। इसकी प्रायिकता हम लोग बेस थ्योरम की यूज से बना लिए। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि बेस थ्योरम होता क्या है, ये बिल्कुल वर्ड्स प्रॉब्लम है। जैसे क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह हुआ करता था, जिसमें वर्ड्स प्रॉब्लम में एग्जामिनर चाहता है क्वेश्चन में ट्विस्ट लाने का, तो वो तरह तरह से सेंटेंस को यूज करके आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को बनाएं और इसके ट्रिक को पकड़ें। जो सबसे लास्ट लाइन होता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बाद जो लिखा हुआ रहता है वहीं से आप स्टार्ट करें क्वेश्चन को, उसको मान लें इवेंट इवन, और उसके बाद देखिए कि इसी तरह का और क्या क्या संभावना है, क्या क्या इवेंट E2 होगा, क्या E3 होगा, इस तरह से सैंपल स्पेस का पार्टीशन कर दे। जब पार्टीशन हो जाए तो उसकी प्रायिकता लिख ले कि क्या दिया है, P1 P2 P3 का क्या वैल्यू दिया है। अब इन्हीं इवेंट से संबंधित एक इवेंट ए आपको लेना है, उसको कहां से निकालेंगे? जहां हमको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दिया है ठीक उससे पहले वाले लाइन में जो भी आपका गिवन है उसी को हम लोग इवेंट ए मान लेंगे। और जैसे इवेंट ए मान लिए तो अब आप P1 P2 निकाल चुके हैं। उसके बाद आप हर एक सवाल में आप क्या निकालेंगे? PA/E1 निकालिए और PA/E2 निकालिए कि भाई इवेंट इवन हो चुका है, उसके बाद ए होने का प्रायिकता क्या है निकाल लें। और उसके बाद बेस थ्योरम का यूज करें। बेस थ्योरम आपका P(E1/A) वाला जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू P(E1) इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाई P(E1) इंटू PA/E1 सेम चीज प्लस P(E2) इंटू PA/E2 प्लस अगर अगला 3 भी है तो P(3) इंटू PA/E3, चौथा भी है तो प्लस P(4) इंटू PA/E4। उससे ज्यादा बड़ा सवाल पूरे टेक्स्ट बुक में सीबीएसई बोर्ड हो या कोई किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी में भी 4 से ज्यादा नहीं पूछा गया है। ओके बच्चों, आइए हम लोग एक और आखिरी प्रॉब्लम बेस थ्योरम पर बेस्ड देखते हैं। आइए बच्चों हम लोग बेस थ्योरम पर बेस्ड एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इसी बार जैक बोर्ड में 2020 में कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 28 6 मार्क्स का जैक बोर्ड में 2020 C4 कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को लिख दिया गया बच्चों, इसको आपको लिखने की एग्जाम में आवश्यकता नहीं है। यहां से यहां तक जो लिखा गया है इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन को हूबहू यहां उतार दिया, केवल गिवन लिख दिया है और ओन वर्ड्स में मैंने लिख दिया है और एक बार यहां पर लिख दिया कि फाइंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बस यहां हमने ऐड कर दिया वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू फाइंड दी, इतना वर्ड ऐड किया और यहाँ गिवन वर्ड ऐड किया, बाकी क्वेश्चन को हूबहू उतार दिया है। चलिए क्वेश्चन क्या पहले पढ़ लें हम लोग। गिवन है अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स। ये दिया हुआ है कि एक आदमी सच बोलता है 5 में से 4 बार वो सच बोलता है, तो सच बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 4/5। तो एक बार वो अभ्यास है कि वो क्या बोलता है, झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, टेलिंग अ लाई का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हो जाएगा 1/5। आगे क्वेश्चन दिया है ही थ्रोज ए डाई, वो एक डाई को थ्रो करता है एंड रिपोर्ट करता है, सूचना देता है दैट इट इज ए 3, कि उसको 3 आया है। 3 को यहाँ वर्ड्स में भी लिख दिया गया है और अंकों में भी लिख दिया गया बच्चों। देन वी हैव टू फाइंड, तो यही हमने ऐड कर दिया अपने मन से, अदरवाइज क्वेश्चन हूबहू उतार दिया गया है और इसको आपको एग्जाम में लिखना है ही नहीं। देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट
इट इज एक्चुअली अ 3, कि उसको वास्तव में 3 आया था। तो अब आइए हम लोग इसको क्विकली कैसे बनाते हैं। हम लोग ट्री को पकड़िए कि हमको वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बाद यहां से इट इज एक्चुअली अ 3, ये इवेंट हो गया हमारा इवन इक्वल टू इवेंट दैट व्हेन अ डाई इज थ्रोन इट इज एक्चुअली अ 3, उसको 3 आया। तो 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्लास 10 से पढ़ चुके हैं। 3 फेवरेबल इवेंट 1 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस 6। इसके बाद दूसरा हम लोग E2 लेते हैं इवेंट। E2 क्या होगा, इवेंट दैट व्हेन अ डाई इज थ्रोन, डाई को थ्रो किया गया, इट इज नॉट अ 3, उसको 3 नहीं आया। तो 3 नहीं आया तो क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4, 5 या 6। तो उसका फेवरेबल इवेंट कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस 6। प्रोबेबिलिटी हो गया P2 का वैल्यू 5/6। मतलब 3 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 5/6। ये ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़े हुए, यहां कहीं कुछ विशेष नहीं है। अब इन्हीं से संबंधित एक इवेंट ए लेना है आपको। इवेंट ए के लिए मैंने ट्रिक बता दिया है। इस लाइन से जस्ट पहले, जहां हमको प्रोबेबिलिटी निकालना उससे जस्ट पहले वाले लाइन में जाए। यहां पर देखिए, ही थ्रोज अ डाई, ये इवेंट होगा ए। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 3। ही थ्रोज अ डाई, वो डाई थ्रो करता है, फेंकता है, एंड रिपोर्ट करता है दैट इट इज अ 3, कि उसको 3 आया है। इसी को मान लिया हम इवेंट ए मान लिए। ए इक्वल टू इवेंट दैट व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को थ्रो किया गया, एंड मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 3, और आदमी जो रिपोर्ट करता है उसको क्या है, 3। इसको मान लिया इवेंट ए। अब हम लोग E1 हो गया, E2 हो गया, उनका प्रोबेबिलिटी निकालिए, P1 निकालिए, P2 निकालिए, इवेंट ए भी मान लिए। अब हम लोग A/E1 निकालेंगे। मतलब E1 पहले घट चुका है, E1 घट चुका है का मतलब आदमी ने क्या किया, डाई को फेंका और आदमी को क्या गया, 3 आ चुका है। उसके बाद ए आने का, उसके बाद आदमी क्या करता है, इवेंट ए में ए आदमी रिपोर्ट करता है कि उसको 3 आया है। इसका मतलब है आदमी सच बोल रहा है। पहले E1 हो चुका है, E1 होने का मतलब आदमी डाई थ्रो करता है और उसको 3 आया है। ये घटना हो चुका है, उसको 3 आ चुका है, और उसके बाद वो रिपोर्ट कर रहा है कि उसको 3 आया है। इसका मतलब आदमी सच बोलता है। तो सच बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन इज स्पीकिंग ट्रूथ, कि आदमी सच बोल रहा है। तो सच बोलने का प्रोबेबिलिटी है, अब देखिए यहां दिया हुआ 5 में से 4 बार वो क्या बोलता है, सच बोलता है। तो उसकी सच बोलने का प्रोबेबिलिटी हो गया 4/5। उसका PA/E2, प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन इज टेलिंग अ लाई, ये आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों, क्योंकि यहां E2 इवेंट हो चुका है पहले। E2 का मतलब उसको आदमी को 3 नहीं आया है, ये हो चुका है। जब आदमी को 3 नहीं आया, लेकिन वो ए उसके बाद वो रिपोर्ट करता है कि उसको 3 आया, इसका मतलब है कि वो आदमी गलत रिपोर्ट कर रहा है, आदमी झूठ बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन इज टेलिंग अ लाई, आदमी झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5 में से 4 शब्द बोल रहा है, इसका मतलब 1 झूठ बोल रहा है। फेवरेबल इवेंट हो गया 1 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस हो गया 5। अब सारे वैल्यू निकल गए। बेस थ्योरम का फॉर्मूला सेम यूज कीजिए, आपका स्टेप मार्किंग है, हमको यही निकालना है। अब ये क्या निकालना है, कैसे पकड़ते हैं इसको देखिए। P से प्रायिकता, यहां देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यहां P हो गया, उसका E1 क्या है, इट इज एक्चुअली अ 3, इसी को हम लोग E1 मानिए। इवेंट दैट व्हेन अ डाई इज थ्रोन इट इज एक्चुअली अ 3, इसको मानिए E1। इसके लिए इससे पहले इवेंट ए जो माने वो गिवन है कि ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 3, ये इवेंट ए है, इसको हमको निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास P1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाय सेम चीज लिखना है, प्लस P2 इंटू PA/E2। सारे वैल्यूज को लिख दीजिए। P1 का वैल्यू देखिए आपके पास है 1/6, तो 1/6 इंटू उसके बाद PA/E1 का वैल्यू 4/5, सेम वैल्यू को यहां कॉपी किए, प्लस P2 का वैल्यू यहां से 5/6, P2 वैल्यू यहां पर है 5/6 इंटू PA/E2 का वैल्यू 1/5 ले दिए। अब बच्चों यहां पर आप चाहें तो आप मल्टीप्लाई करें, कैंसिल करें, तो आपको टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा आप ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए तो आपको आसानी से प्रॉब्लम बनेगा। ऊपर वाले न्यूमरेटर में कॉमन पार्ट को निकाले, 1/30 कॉमन निकाल दिए तो बच गया 4, डिवाइडेड में नीचे में भी 6 5 30, 6 5 30 है, तो 1/30 कॉमन निकालने। ऊपर में छूट गया 4 फर्स्ट वाले पार्ट में, नीचे में, और सेकंड वाले में छूट गया 5, तो 4 + 5,
देखिए दोनों जगह 1/30 और 1/30 कैंसिल हो गया, ऊपर में आ गया 4 और नीचे में आ गया 4/9। तो बच्चों देखिए कितना आसानी से आप 6 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और ये इस बार 2020 कंपार्टमेंटल एग्जाम में जैक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों यदि आपके पास कंसेप्ट है बेस थ्योरम का, तो ये आपके न केवल बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और आपके लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा। इसके बावजूद यदि आपको डाउट्स आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे बच्चों। ओके, वीडियो पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। थैंक यू बच्चों।